नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखा कि नॉर्मल जो मॉडल्स होते हैं वो किस तरह से शेड्यूलिंग में वर्कआउट होते हैं। तो तीन टाइप का मॉडल आपको बताया था वहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ द प्रेसिडेंस प्रोसेस मॉडल, सेकंड इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल एंड थर्ड वन इज़ द डिसजॉइंट प्रोसेस मॉडल। अब वहाँ पर उसी प्रोसेस मॉडल को यूज करके हम स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग और डायनेमिक प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग एक्चुअल में एक सेट ऑफ पार्शियली ऑर्डर टास्क है, इज ए नॉन प्रिमिटिव मल्टीप्रोसेसर सिस्टम टू आइडेंटिकल प्रोसेसर to minimize the overall finishing time, that is called the make span time। ठीक है, अगर मैं देखने की बात बताऊं कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो पॉइंट आउट हो रहा है वो बोल रहा है नॉन प्रिमिटिव का। तो ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का क्या हो गया, इसका मतलब जो फर्स्ट आया है वो पहले ही चला जाएगा, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आता है कि ये एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या है, एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम का क्या मतलब हो गया कि ये समटाइम्स ये क्या दिखाता है कि ये कुछ न कुछ कैसे शेड्यूलिंग को ऑप्टिमाइज मेक स्पैन करता है, दैट्स वाई ये एनपी कंप्लीट। जैसे इसमें आप बता नहीं पाओगे कि एक्चुअल में ये कब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है इसका, इसीलिए इसको बोलते हैं नियर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्च से इस तरह से अप्रोक्सीमेट किया गया था कि ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड से टू ऑब्टेन अ नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये आप मशीन लर्निंग में पढ़ोगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अगर बहुत अच्छा बैलेंस करता है तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन, ये दो थिंग्स से ही वो एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो अब पॉइंट करते हैं कि एक्चुअल में जो तीनों मॉडल जो हमने बताया था उसमें से प्रेसिडेंस मॉडल है क्या, कैसे वर्कआउट होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस मॉडल के लिए आपको दो चीज़ जरूरी है। एक तो उसका प्रोसेस कि कौन सा सिस्टम कितना टाइम लेकर एग्जीक्यूट कर रहा है और वो क्या पास कर रहा है। इसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल में कितने प्रोसेसर हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ABCDEF ये 6 एक 7 टास्क है। ठीक है, इन 7 टास्क को मुझे इन 3 प्रोसेसर में क्या करना है, रन कराना है। तो कौन सा ये 7 तो जो टास्क है वो किस तरह से अपने प्रोसेसर में रन करेगा। ठीक है, तो उस रन करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, उस रन करने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी एक सपोज करो कि हमने ए को एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, ए को एग्जीक्यूट अपने टाइम स्पैन में एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट करने के बाद कितने मैसेज को ये पास कर रहा है, मैसेज पासिंग इन द सेंस कि आपस में अगर ये बात करेगा तो खुद में ही बात करेगा, या फिर अगर सिस्टम में बात करेगा तो एज ए रिसोर्स शेयरिंग बात करेगा। ठीक है, तो जब ये रिसोर्स शेयरिंग बात करेगा तो किस प्रोसेसर के बीच में वर्कआउट करेगा। सपोज करो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ए अपना वर्कआउट करके ई से वर्कआउट किया और ये 4 मैसेज आपस में पास आउट किया, और कौन कौन से प्रोसेसर के बीच में, तो P1 और ई का प्रोसेसर है P3। तो देख लो अगर ए और ई में 4 मैसेज पास आउट हो रहा है किसके थ्रू से, प्रेसिडेंस प्रोसेस मॉडल से। बट अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं किसमें, P1 प्रोसेसर और P3 में, तो कितना कॉस्ट ले रहा है, ये कॉस्ट कितना आ रहा है 2। तो ओवरऑल जो टाइम स्पेन कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो दिस इज द स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, कि कितना मैसेज पास किया, कितने उसके कॉस्टिंग हुए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपके स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग में। ठीक है, अब आते हैं इसमें आगे। इसमें जो आपको मैं बताऊं कि जो हमारे पास जो शेड्यूलिंग होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है लिस्ट शेड्यूलिंग, एक होती है एक्सटेंडेड लिस्ट शेड्यूलिंग, और एक होती है ETF, डेट इज कॉल्ड अर्ली टास्क फर्स्ट। ठीक है, तो ये 3 है जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द लिस्ट शेड्यूलिंग, एक्सटेंडेड लिस्ट और अर्ली टास्क। ये तीनों में जो मेन फंडामेंटल थिंग्स है वो क्या है कि जैसे देखो लिस्ट शेड्यूलिंग क्या बोलता है कि कोई भी प्रोसेसर आइडियल नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब अगर सपोज करो कि आपके पास 3 प्रोसेसर है P1 P2 P3। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि सारा टास्क को आपको P1 पे ही नहीं रखना, कुछ टास्क को P2 को भी देना, कुछ टास्क को P3 पे भी देना, ताकि जो कम्युनिकेशन हो वो ओवरऑल सब जगह सेम हो। ठीक है,
अब सेकंड आता है एक्सटेंडेड लिस्ट शेड्यूलिंग। एक्सटेंडेड लिस्ट शेड्यूलिंग की स्ट्रेटजी में क्या बोलता है कि जितने भी प्रोसेसर है वो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लिस्ट शेड्यूलिंग के थ्रू वो शेड्यूल होगा और उस कम्युनिकेशन डिले को भी ऐड करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन डिले क्या हो गया कि सपोज करो ए पर कोई वर्क आया, वो क्या किया, कुछ देर वर्कआउट किया और कुछ देर आइडियल मोड में चला गया, तो उस डिले को ऐड करना है। कब? जब एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पे जाएगा, तो आपको बताया था ना डिले, डी ऐड होता है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लो, P1 है, P2 है, कोई प्रोसेसर रन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए डिले को ऐड होता है, डेट इज कॉल्ड डी, उसी को ऐड करना होता है। सपोज करो यहाँ पर 1 है और डिले अगर इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, अर्ली टास्क फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी टास्क शेड्यूल्ड हुआ है, ठीक है, वो सबसे पहले कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट किससे करेगा, कम्युनिकेशन ओवरहेड से। कम्युनिकेशन ओवरहेड आपको कैलकुलेट करना बता दिया कि जो भी प्रेसिडेंस प्रोसेस मॉडल में जितने भी मैसेज रिलीज करेगा किसी प्रोसेसर के बीच में, तो उस मैसेज को उसके टास्क से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका कम्युनिकेशन ओवरहेड। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों का एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे देखिए, लिस्ट शेड्यूलिंग में जितने भी टास्क वहाँ पे ऊपर थे 7, सबको टास्क दे दिया, जैसे A/6, D/4, सबको इंडिविजुअल दे दिया, कोई भी प्रोसेसर आपके पास फ्री नहीं है। तो टोटल जब ऐड करोगे 6, 6, 12, 4, 16, तो मेक स्पेन टाइम आया 6। इसमें डिले भी ऐड करते हैं, जैसे कि A/6, तो जो डिले आ रहा है, यहाँ डिले 0 है तो यहाँ 0 ऐड कर दिया, यहाँ डिले 3 है तो यहाँ 2 से 3 5 ऐड कर दिया, यहाँ डिले 2 है तो C/4 कर दिया। इस तरह से डिले आपको गिवन होगा। ठीक है, हर उस पर, तो उस तरह से देखोगे तो मेक स्पेन 28 आएगा, 6, 2, 8, 6, 12, 10, 22, 6, 2, 8, 8 और 6, 14, 14 और 10, 24, 24 और 4, 28, तो वहाँ पर मेक स्पेन टाइम आ गया कितना, 28। इसी तरह अर्ली टास्क फर्स्ट में बोलता है कि कम्युनिकेशन ओवरहेड करके निकालना आपको। तो जब आप ऊपर से सारा टास्क और मल्टीप्लाई जब करोगे, तो सेम जो अपने पास जो एग्जीक्यूशन टाइम ले रखा वो तो रहेगा, इसमें डिले को नहीं देखते हैं। ठीक है, और इस तरह से जब आप सबको ऐड करोगे तो मेक स्पेन टाइम आ जाएगा आपके पास 18। दीज आर द बिहाइंड ऑफ द लिस्ट शेड्यूलिंग, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखोगे आप, तो उसी प्रोसेस शेड्यूलिंग में 2 चीज़ें और आती है कि सर उसमें एक आता है, इसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम कट सेट। अगर एग्जांपल अगर पूछेगा तो पूछ देगा व्हाट इज़ द मिनिमम कट सेट। मिनिमम कट सेट क्या होता है? तो उस मिनिमम कट सेट को निकालने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है आपको। फर्स्ट वन इज़ द कंप्यूटेशन कॉस्ट और सेकंड वन इज़ द कम्युनिकेशन कॉस्ट। ठीक है, तो उसको अपन लोग अब किस तरह से बनाएंगे? ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है कि 2 पॉइंट दिया होता है आपका, कम्युनिकेशन कॉस्ट और कंप्यूटेशन कॉस्ट। हर का अपना अपना कॉस्ट ऑफ है दिया हुआ, हर प्रोसेस का अपना दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 आपका सिस्टम दिया हुआ है, A और B, और उसका ये कम्युनिकेशन कॉस्ट है, मतलब ये 6 आपस में प्रोसेसर है। ठीक है, और उसमें ये कैसे किस तरह से कितना मैसेज पासिंग ले रहा है, कितना कॉस्टिंग है। तो A और 2 के बीच में कितना ले रहा है ये? A और 2 के बीच में ले रहा है 6, 1 और 6 के बीच में जाने के लिए 12, 3 से 5 जाने के लिए 11, 4 से 5 जाने के लिए 5, 2 से 4 जाने के लिए 12, 1 से 3 जाने के लिए 4। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? उसका कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ध्यान से देखना, कहने का क्या मतलब है कि अभी मैं मिनिमम कट सेट निकालने के लिए नीचे दिखाऊंगा, लेकिन कैसे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपका कम्युनिकेशन कॉस्ट, उसको सेम ऐसे ही रख लेंगे और डिजाइन कर लेंगे क्या, इसको B को, और यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे क्या, A को। अब देखो A को 1 प्रोसेस पे जाने के लिए कितना खर्च कर रहा है? 5, तो A पे जाने के लिए कितना खर्च कर रहा है? 5। फिर A से 2 पे जाने के लिए कितना खर्च कर रहा है? 2, तो यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है? 2। A से 3 पे जाने के लिए कितना खर्च कर रहा है? 4, तो A से 3 पे जाने के लिए कितना खर्च कर रहा है? 4। इसी तरह एक एक करके हम लोग बना लेंगे, और वो जब बनाएंगे तो जो हमारा मॉडल है वो इस तरह से कॉस्ट ऑफ निकल कर आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट को समझिए। इसमें जितने भी हमने A लिया था, दो ही हमने सिस्टम लिया है, A और B।
जब देख रहे हो जो हार्ड लाइन से इसमें जो डरा है वो सिंपल, और सिंपल आपका क्या है, कम्युनिकेशन कॉस्ट है। और जो कंप्यूटेशन कॉस्ट है वो आपको क्या है, इस तरह के डॉटेड लाइन से डिज़ाइन है। तो जब आप मिनिमम कट सेट करोगे, चाहे टॉप टू डाउन या फिर आपका बॉटम टू अप, तो वो मिनिमम आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम कट लगा रहे हैं तो कितना वैल्यू आ रहा, 4, यहाँ पर कट लगा रहे हैं तो कितना वैल्यू आ रहा, 2। तो हम किस साइड हम जाएंगे, हम इस साइड आएंगे 2 पे। फिर देखेंगे इधर कितना आ रहा, 10, इधर आ रहा 12। तो देखो 2 पर 2 से फिर यहाँ पर आ रहा 12 और यहाँ पर आ रहा इन्फानाइट। अब हम इधर नहीं देखेंगे, सॉरी लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा दिक्कत हो गया। इधर क्या था, अब इन्फानाइट और इधर 12, तो 2 से किधर आ जाएंगे, 12 पे। फिर देखो ये क्या है, आपके पास 5 है, इसके पास कोई भी और फिर दूसरा कोई सीरीज नहीं है, मतलब दूसरा कोई एज नहीं है। तो एक बार आपको देख रहे हो, एक बार आपको कंप्यूटेशन कॉस्ट कट हो रहा है और दूसरी बार आपका कम्युनिकेशन कॉस्ट हो रहा है। तो इन सबों को जब निकालोगे तो ये मिनिमम कट सेट आएगा, और वो मिनिमम कट सेट कितना है आपका, 38। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम कट सेट। और यहाँ पर मिनिमम कट सेट हमने क्या निकाला, ये वाला एज को निकाला। आप चाहो तो इधर से डिजाइन करके इधर निकाल सकते हो, यहाँ से डिजाइन करके ऐसे निकाल सकते हो, कहीं से भी किधर भी आप करके निकाल सकते हो। बट हु इज द मिनिमम, जिस तरह से आप प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में मिनिमम कट सेट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाले थे और उसमें कॉस्ट निकाले थे, सेम यहाँ पर भी उसी तरह से कॉस्ट निकलता है, डेट इज कॉल्ड द मिनिमम कट सेट। ओके, थैंक यू।